हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपी के पढ़ा रहा हूं। कल हमने मध्य प्रदेश की दृष्टि में लेक्चर पढ़ा था। आज हम इसमें मध्य प्रदेश का गठन तथा विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश एक ऐसा विषय है जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में 150 से 200 नंबर क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा देखें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब लगभग यहीं से पूछे जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का गठन तथा विभाजन। हम देखते हैं कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो उस समय हमारे भारत में राज्यों की मांग शुरू हो जाती है। तो भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में, सभी को पता है। अब हम इसमें देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले हमारे मध्य प्रदेश को किस नाम से हम जानते थे। तो जिस वर्तमान में अपन मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश देखते हैं, आज़ादी से पहले इसका नाम मध्य प्रदेश नहीं था। आज़ादी से पहले इसका नाम क्या रहता है? तो आज़ादी से पहले हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का नाम सेंट्रल प्रोविंस था। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का नाम आज़ादी से पहले क्या था, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये नाम अंग्रेज सरकार के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे भारत में दो प्रकार से शासन हो रहा था। एक तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा और दूसरा राजाओं के द्वारा। तो जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार होता था हम उनको ब्रिटिश प्रांत के नाम से जानते थे। तो ऐसे ब्रिटिश प्रांत हमारे मध्य प्रदेश में अपन देखते हैं कि जैसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार, ये दो इनके प्रांत थे अंग्रेज सरकार के, मतलब ब्रिटिश सरकार के। तो ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना इन्होंने 1861 में की थी। और इसकी राजधानी क्या रखी थी इन्होंने? तो इसकी राजधानी बनाई गई थी नागपुर। ऐसे हम देखते हैं कि बरार की स्थापना की जाती है 1936 ईस्वी में और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी नागपुर थी। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर मैप में देख रहे हैं, ये 1947 से पहले का मैप है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बरार है और इधर ये सेंट्रल प्रोविंस है, मतलब मध्य प्रांत है। तो ये क्या है? ये ब्रिटिश प्रांत है। यहाँ पर अंग्रेज सरकार का अधिकार था। इन दोनों की राजधानी क्या थी? इन दोनों की राजधानी नागपुर थी। ये नागपुर वर्तमान में भी हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब रियासतें थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है, इधर है, इसके बाद इधर है, ये सब रियासतें थे। यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था। इसके बाद में फिर इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? तो इन दोनों को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इनको कहा जाता था। इसमें हम देखते हैं कि कुछ महाकौशल, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड इनकी रियासतें इसमें शामिल थी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाकौशल, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड इनकी रियासतों के कुछ भाग किसमें शामिल थे, तो आपको याद रखना होगा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इनमें कुछ रियासतें इनके शामिल थी। इसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के समय, ये आज़ादी से पहले अपन देखते हैं कि इसको दो भागों में बांटा गया था। किसको? हमारे भारत को। तो हमारे भारत को दो भागों में हमने बांटा है, एक तो था ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासतें। तो ब्रिटिश भारत का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था, और देशी रियासतों का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था। ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं 1947 के बाद हमारा मध्य प्रदेश। तो 1947 के बाद हमारा मध्य प्रदेश कैसा था वो अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय हमारे भारत में 565 देशी रियासतें थी। इन रियासतों को भारतीय संघ में कैसे शामिल किया जाए, इसकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय किस पद पर थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और इसके बाद में पहले गृह मंत्री थे। तो इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप भारतीय संघ में इन रियासतों को शामिल कीजिए। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारत में जितनी भी रियासतें थी इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था। तो जब इन्होंने भारतीय संघ में इन रियासतों को शामिल किया था तो इसी कारण इन्हें लौह पुरुष तथा भारत का स्मारक कहा जाता है। अब लौह पुरुष का अर्थ तो आप समझ रहे होंगे,
लेकिन जो भारत का बिस्मार्क शब्द है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो भारत का बिस्मार्क का अर्थ होता है कि जैसे जर्मनी में बिस्मार्क था तो उसने पूरा जर्मनी का एकीकरण किया था, तो ऐसे हमारे भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और हमारे भारतीय संघ में सभी रियासतों को शामिल किया जाता है। अब जब इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया तो राज्यों का गठन किया जाता है, और जब राज्यों का गठन किया जाता है तो इन राज्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था? तो इनको 4 श्रेणी में बांटा गया था। कौन कौन से? तो ए श्रेणी में, बी, सी और डी, ये 4 कैटेगरी में हमारे भारत के राज्यों को बांटा गया था। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो इसमें हम आगे देखते हैं, आगे देखिए फिर आज़ादी के पश्चात हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन राज्यों की श्रेणी कितनी थी? 3। ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1947 में हमारे मध्य प्रदेश को कितने भाग में बांटा गया था, तो 4 भाग में। ठीक है, तो 4 भाग कौन कौन से थे? तो मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, ऐसे 4 राज्यों 4 भाग में इसको बांटा गया था। लेकिन कैटेगरी कितनी थी? कैटेगरी 3 थी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये 3 कैटेगरी में रखा गया था हमारे मध्य प्रदेश के राज्यों को। तो इसमें हम शुरू करते हैं पहला मध्य प्रदेश, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप में देख रहे हैं, तो ये है मैप हमारा 1947 से पहले का। तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस, ये बरार, ये मध्य भारत और ये सब ऐसे देशी रियासतें थी। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को हमने 3 श्रेणी में बांटा है। तो 3 श्रेणी मतलब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, लेकिन भाग कितने हैं? 4। तो 4 भाग कौन कौन से बताए हमने आपको? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य भारत, तीसरा विंध्य प्रदेश और चौथा भोपाल। तो पहला हम शुरू करते हैं इसमें मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पहला इसमें है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में अपन देखते हैं कि इसको कौन सी श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब हमारे मध्य प्रदेश में राज्यों का गठन किया गया था 1947 में, तो बताइए कि इसको कौन सी श्रेणी में रखा था? तो मध्य प्रदेश को पार्ट ए श्रेणी में रखा था। इसके बाद में इसमें क्या शामिल था? तो इसमें सेंट्रल प्रोविंस और बरार शामिल था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? तो इसकी राजधानी थी नागपुर। इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था। तो इसमें बघेलखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत में किसको किसको शामिल किया जाता है? तो बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को शामिल किया गया था। लेकिन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की एकमात्र ऐसी रियासत थी मकड़ाई, जिसको पहले से शामिल कर रखा था। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत का नाम क्या है, तो उसका नाम है मकड़ाई, जो किस जिले में आती है? ये हरदा जिले में आती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, ये इस समय के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसके बाद में राज्यपाल किसको बनाया गया था? राघवेंद्र राव को, ये आपको याद रखना है। इस समय यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितने संभाग और जिले थे? तो 5 संभाग और 22 जिले थे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमने मध्य प्रदेश को बनाया था 1947 में, जो कि पार्ट ए श्रेणी का राज्य था, तो इसमें कितनी रियासतें थी? इसमें कितनी रियासतों को शामिल किया जाता था? तो इसमें 14 रियासतें थी जिनको शामिल किया है। तो इसमें नाम देखिए, जो 14 रियासतें थी, बस्तर, चांग भकार, छुई खदान, जशपुर, कांकेर और कवर्धा। इसके बाद है खैरागढ़, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, शक्ति, सारंगढ़, उदयपुर और सरगुजा। तो मैक्सिमम अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जितनी भी रियासतें हैं ये छत्तीसगढ़ में चली गई वर्तमान में। ठीक है, तो इन 14 रियासतों को हमारे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था, जो कि पार्ट ए श्रेणी का राज्य था। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये मध्य प्रदेश उस समय कौन सी श्रेणी का राज्य था? पार्ट ए श्रेणी का। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। इसके बाद में इसमें कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? 14 रियासतों को। और इसमें पहले से एकमात्र कौन सी रियासत थी? तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, मकड़ाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अगला आ जाता है मध्य भारत। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं मध्य भारत। तो 28 मई 1948 को मध्य भारत को पार्ट बी श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मध्य भारत था इसे पार्ट बी श्रेणी का दर्जा कब दिया जाता है, तो इसको पार्ट बी श्रेणी का दर्जा 28 मई 1948 को दिया गया था। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी ग्वालियर और दूसरी राजधानी क्या थी, इंदौर थी। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब ग्वालियर जो राजधानी थी ये भी 6 महीने रहते थे और इंदौर 6 महीने रहते थे। तो किस सीजन में, तो जो ग्वालियर राजधानी थी वो शीतकालीन राजधानी थी और जो इंदौर थी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जो मध्य भारत था इसकी राजधानी 2 थी, ग्वालियर और इंदौर। तो बताइए ग्वालियर कौन सी राजधानी थी, शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन? तो आपको बताना होगा शीतकालीन। और अगर पूछे कि इंदौर कौन सी राजधानी थी तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों को मिलाकर ही मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मालवा यूनियन किसको किसको कहते थे? तो जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मालवा यूनियन अपने मध्य भारत को कहते थे। मतलब ग्वालियर और इंदौर ये दोनों राजधानियां थी इसकी, तो इनको दोनों को मिलाकर मालवा यूनियन कहते थे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ के राज्यपाल कौन बनाए गए थे, तो यहाँ के राज्यपाल तखतमल जैन इनको बनाया गया था राज्यपाल को। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें। इस समय यहाँ के राज प्रमुख कौन थे, तो जीवाजीराव सिंधिया ये यहाँ के राज प्रमुख थे, मतलब इनका शासन रहा था उस समय। इसके बाद में मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी को बनाया गया था। इसके बाद उप राज प्रमुख कौन थे, यशवंतराव होलकर। ठीक है, इसके बाद में इसमें कितनी रियासतों को शामिल किया जाता है, तो इसमें 26 रियासतें थी उस समय जिनको मध्य भारत प्रांत में शामिल किया गया था। इसके बाद में कौन कौन सी रियासतें हैं 26, तो उनके नाम देखिए यहाँ पर, अलीराजपुर, बड़वानी, इसके बाद देवास और देवास। ध्यान रखना देवास 2 हैं, एक तो देवास सीनियर और देवास जूनियर। ठीक है, इसके बाद में धार, फिर इसके बाद ग्वालियर, फिर इंदौर, इसके बाद फिर जावरा, फिर रतलाम, फिर सैलाना, सीतामऊ, जोबट, काठीवाड़ा, कुरवाई, नरसिंहगढ़, पिपलोदा, मोहम्मदगढ़, पठारी, अटवार, राजगढ़, फिर झाबुआ। इसके बाद में दतिया, खनियाघाना और नेमखेड़ा, जामनिया और खिलचीपुर। ये रियासतें थी जिनको मध्य भारत में मिलाया गया था। इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं, आगे अगला आ जाता है विंध्य प्रदेश। अब इस विंध्य प्रदेश को कब राज्य बनाया गया और इसको कौन सी श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो इसमें अपन देखते हैं कि 12 मार्च 1948 को बघेलखंड और बुंदेलखंड इन दोनों को मिलाकर इस विंध्य प्रदेश की स्थापना की जाती है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितनी रियासतों को शामिल किया जाता है, कब, तो इसमें 4 अप्रैल 1948 को 37 रियासतों को शामिल किया गया था। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में ये 37 रियासतें कौन कौन सी हैं और इसको कौन सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था, तो इसे पार्ट सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश पार्ट ए श्रेणी का राज्य था, फिर मध्य भारत पार्ट बी श्रेणी का राज्य था और विंध्य प्रदेश ये पार्ट सी श्रेणी का राज्य है। तो इसमें हम देखते हैं इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी रीवा रहती है, ध्यान रखना आप लोग विंध्य प्रदेश की। इसके बाद में इसमें कौन कौन सी रियासतें हैं, तो इसमें नौगांव, सेवाई, अलीपुर, सरीला, इसके बाद में टोरी फतेहपुर, इसके बाद रीवा, अजयगढ़ और बरौंधा, इसके बाद में छतरपुर, चरखापुर। ठीक है, इसके बाद में बिजावर, सोहावल, तराबो, फिर बावनी, समथर, बांका, इसके बाद में कोठी, बेरी, जिगनी, लुगासी, मैहर, इसके बाद फिर ये नागौद, नैगावन, पहाड़ी, पालदेव जिसको हम नया गांव के नाम से भी जानते हैं, इसके बाद ओरछा, पन्ना, भैंसुंदा, गरौली। ठीक है, इसके बाद में गौरीहर, कामता राजौला, इसके बाद में जासो, फिर खनियाधाना, इसके बाद कोठी, बेहात, इसके बाद फिर बिजना, धुरवाई, गौरीहर। ये इतनी रियासतें इसमें शामिल की गई थी। इसके बाद में इसको दर्जा कब दिया जाता है पार्ट सी का, तो इसकी डेट आपको याद रखना होगा कि 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को पार्ट सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद में यहाँ के चीफ कमिश्नर कौन थे, तो NB बनर्जी ये चीफ कमिश्नर रहे थे, लेकिन इन्होंने अप्रैल 1949 को इस्तीफा दे दिया था। ये आपको याद रखना है 1949।
इसके बाद में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल बनाए गए थे। ये कहाँ के थे? शहडोल के थे। इसके बाद फिर अगले आ जाते राज प्रमुख। तो इस समय यहाँ के राज प्रमुख कौन थे? तो महाराजा मार्तंड सिंहदेव, ये यहाँ के राज प्रमुख थे। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए जो विंध्य प्रदेश है, तो विंध्य प्रदेश को गठित कब किया जाता है? तो 12 मार्च 1948 को। किसको किसको मिलाकर किया गया था? तो बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों को याद रखना है। इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें 37 रियासतों को कब शामिल किया जाता है? तो आपको याद रखना है ये डेट 4 अप्रैल 1948 को। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? तो इसमें 37 रियासतों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में फिर अगला आ जाता है कि इसे पार्ट सी श्रेणी का दर्जा किस तारीख को दिया गया था? तो ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर इसके चीफ कमिश्नर कौन थे, इसके मुख्यमंत्री कौन थे और राष्ट्र प्रमुख कौन थे, ये आपको सब ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जाता है भोपाल। अब ये जो भोपाल था, तो इसमें अपन देखते हैं इसको भी पार्ट सी श्रेणी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भोपाल था इसको कौन सी श्रेणी में रखा गया था, तो इसको पार्ट सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं यहाँ पर ये है भोपाल, तो पार्ट सी श्रेणी दर्जा इसको दिया जाता है। और इसकी राजधानी भी क्या थी? तो इसकी राजधानी भी भोपाल थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और इस समय यहाँ के नवाब कौन थे? तो इस समय यहाँ के नवाब हमीदुल्ला खान थे। इनका नाम आपको याद रखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस भोपाल रियासत को हमारे भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो उस समय वहाँ के नवाब कौन थे? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा, हमीदुल्ला खान। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भोपाल रियासत को राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो ये उस समय कौन सी श्रेणी का राज्य था? तो ये पार्ट सी श्रेणी का राज्य था, ठीक है। इसके बाद में इसको शामिल कब किया जाता है? तो 1 जून 1949 को पार्ट सी में इसको शामिल कर लिया गया। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश को हमने 4 भागों में बांटा था 1947 में। लेकिन कितनी श्रेणी के राज्य थे मध्य प्रदेश में? तो 3 श्रेणी के। तो 3 श्रेणी कौन कौन से थी? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये 3 श्रेणी के राज्य हमारे मध्य प्रदेश में थे, ठीक है। तो भोपाल रियासत को राज्य बना दिया जाता है और इसको कौन सी श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया जाता है? तो पार्ट सी श्रेणी का राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। इसके बाद में फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे भारत में जब आज़ादी हमको मिल चुकी थी और बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में राज्यों को बांटा जाता है, तो फिर उसके बाद भी जगह जगह हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की मांग होने लगी। अब जब ज़्यादा राज्यों की मांग होने लगी तो फिर हमारी सरकार ने एक आयोग गठित किया था। उस आयोग का नाम है धर आयोग, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में जब राज्यों की मांग होने लगी थी तो उसके लिए सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये धर आयोग था। इसका गठन कब किया हमारी भारत सरकार ने? 1948 में, 1948 में इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे उस समय? तो न्यायमूर्ति एस के धर। तो ये जो न्यायमूर्ति एस के धर थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, ठीक है। तो इनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है, किसका? ये धर आयोग का। अब इस आयोग ने अपनी सिफारिश में क्या कहा, हम इसको जानते हैं। देखिए शुरू करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं धर आयोग था, तो धर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस के धर थे। इस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि हमारे भारत में राज्यों का गठन भाषा आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो धर आयोग था उसने राज्यों के गठन के लिए किस आधार पर सिफारिश की थी? तो इसने प्रशासनिक आधार पर गठित करने की सिफारिश की थी, ठीक है। तो इसने प्रशासनिक आधार पर गठित करने की सिफारिश क्यों की थी? तो इसलिए क्योंकि भाषा के आधार पर यदि राज्यों का गठन किया जाएगा तो हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब हर भाषा, हर क्षेत्र में जो जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं के आधार पर राज्य बनाएंगे तो बहुत सारे राज्य बनाने पड़ेंगे। इसलिए धर आयोग ने यह सिफारिश की थी कि हमारे भारत में राज्यों का गठन सिर्फ प्रशासनिक आधार पर ही किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये इसने सिफारिश की। अब इसी की सिफारिश की जाँच करने के लिए एक समिति गठित की जाती है। उस समिति का नाम होता है जेबीवीपी समिति, ठीक है। अब जो जेबीवीपी समिति है तो इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1948 में, 1948 में इसको गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था?
तो इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो इसमें देखो जो जेबीवीपी लिखा है, तो जेबीवीपी को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। इसमें 3 लोग थे और इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 2 इसमें सदस्य थे इस समिति में। ये वही पट्टाभी सीतारामैया है जो हमारे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में इस समिति का कार्य क्या था, तो इस समिति का कार्य था कि जो धर आयोग ने सिफारिश की थी, जो रिपोर्ट पेश की थी, उसकी जांच करना, ये इसका कार्य था। अब इस समिति ने क्या सिफारिश की, तो इस समिति ने भी कहा कि हमारे भारत में प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जेबीपी समिति थी उसने राज्यों के गठन के लिए किस प्रकार की सिफारिश की थी, तो इसने प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जाता है मध्य प्रदेश का गठन एवं उसका विभाजन। ठीक है, जब जेबीवीपी समिति ने इधर सिफारिश की थी कि राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए, न कि भाषाई आधार पर। ठीक है, तो उसी समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में, दक्षिण भारत में, जो आज अपन आंध्र प्रदेश देखते हैं, तो इसी आंध्र प्रदेश क्षेत्र में रामुल्लू नाम के व्यक्ति ने एक पृथक राज्य के गठन की मांग शुरू कर दी थी। तो रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन बढ़ता चला गया। इसके बाद फिर धीरे धीरे वह आंदोलन और बड़ा रूप धारण करता चला गया, लेकिन सरकार ने उसकी बात को ध्यान में नहीं रखा। अब जब ज़्यादा आंदोलन होने लगा तो रामुल्लू नाम के व्यक्ति ने 1952 में 1952 में उसने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो 56 दिन के आमरण अनशन में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में वहाँ के लोगों ने और ज़्यादा आंदोलन तेज कर दिया। जब आंदोलन ज़्यादा तेज हो जाता है तो फिर हमारी सरकार ने एक आयोग का गठन किया। उसका नाम क्या है, उसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इस आयोग को गठित करने का कारण क्या था, तो हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो राज्यों की मांग हो रही थी, तो राज्यों का गठन किस आधार पर हो, कितने राज्य हो और कैसा इनका गठन किया जाए, इसके लिए हमारे भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, अब इस राज्य पुनर्गठन आयोग को कब गठित किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है और भविष्य में पूछ सकता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि इस राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित कब किया जाता है, तो इसका गठन 22 दिसंबर 1953 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद में इसमें 2 सदस्य थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के.एम. पणिक्कर, ये 2 इसमें सदस्य थे। एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये कब गठित किया गया था और इसमें अध्यक्ष कौन था और सदस्य कौन था, ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर याद रखना आप। ठीक है, अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी थी। किसको सौंपी इसने, भारत सरकार को। अब भारत सरकार को इसने रिपोर्ट सौंपी 1955 में, और उसके बाद में इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, सिफारिश किस प्रकार की, तो इसने भी यही कहा कि हमारे भारत में जो राज्यों का गठन करने हम जा रहे हैं, तो राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये इसने सिफारिश की थी, तो इसकी सिफारिश आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में इसी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया और उस विधेयक को दोनों संसद के सदनों के द्वारा पास किया जाता है। राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति प्रदान की और वह अधिनियम बन जाता है। और जब वह अधिनियम बन जाता है तो उसी का नाम रखा जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, क्योंकि 1956 में हमारी भारत सरकार ने इसको पेश किया था और पास भी कर दिया था हमारे दोनों संसद के सदनों ने। तो इसका नाम क्या हो जाता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसको पारित किया जाता है और हमारे राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया। ध्यान रखना, हमारे राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया और इसका नाम क्या हो जाता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसी अधिनियम के तहत हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है और इसी 14 राज्यों में से एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है,
तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 क्यों है? क्योंकि इस समय, इस तारीख को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उसमें 17 हिंदी भाषी जिलों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हैं, ये मैप है हमारे मध्य प्रदेश का। तो ये कब से कब तक का है? ये 1956 से लेकर 2000 तक का है। तो ऐसा क्यों बना है मैप? क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ से जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये पूरा क्या है अपना, इधर वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी भोपाल थी। ठीक है, और यही भोपाल पहले किसकी तहसील हुआ करती थी? सीहोर जिले की। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हो, तो ध्यान रहे कि हमारे मध्य प्रदेश का गठन किसकी सिफारिश के आधार पर हुआ है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। अब इस आयोग ने जब सिफारिश की थी तो क्या क्या परिवर्तन हुए, ये हम इसमें शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी, इसमें सुनील टप्पा को छोड़कर बाकी सबको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, तो मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के किस भाग को छोड़कर मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? तो ये सुनील टप्पा को छोड़कर, इसको छोड़ दिया, बाकी भानपुरा तहसील के जितना भी क्षेत्र था बाकी उसको सबको हमारे मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो किसको छोड़ दिया था? सुनील टप्पा को छोड़कर। ये किधर चला जाता है? राजस्थान में। फिर राजस्थान में एक जिला है, उसका नाम है कोटा। तो कोटा जिले में एक तहसील थी सिरोंज तहसील। इस सिरोंज तहसील को हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान के कोटा जिले की किस तहसील को हमारे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था? तो ये सिरोंज को हमारे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। यह है सिरोंज तहसील और यह है विदिशा जिला। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि विदिशा जिले में ही आता है वर्तमान में सिरोंज। ठीक है, इसके बाद में बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा, इन जिलों को किस में मिला दिया गया? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो पूर्व मध्य प्रदेश था, पार्ट ए स्टेट का भाग था, इसके भाग को किस में शामिल कर दिया गया? हमारे मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। मतलब जिसको आप छत्तीसगढ़ वर्तमान में कहते हैं, इसको भी हमारे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। ये कब की बात है? 1956 की बात है। इसके बाद में जो पार्ट सी है, तो पार्ट सी के विंध्य प्रदेश को भी हमारे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। विंध्य प्रदेश मतलब वर्तमान में रीवा, पन्ना, सतना, ठीक है, ये एरिया था, इसको हमारे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। फिर इसके बाद में जो भोपाल राज्य था, तो भोपाल राज्य को कौन सी श्रेणी में रखा गया था? पार्ट सी श्रेणी में रखा गया था। इसको भी हमारे मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। अब इन सबको जब हमारे मध्य प्रदेश में मिला लिया जाता है तो उस समय टोटल कितने जिले थे? तो इस समय 43 जिले और 8 संभाग थे। तो इसको आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जब 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले और कितने संभाग थे? तो आपको ये याद रखना होगा कि 43 जिले और 8 संभाग थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इस समय हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो एमपी का एरिया इस समय 4,43,456 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। इसके बाद में 1972 में, ये डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, 26 नवंबर 1972 को 2 जिले और बना दिए गए। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव, ये 2 नए जिले बना दिए गए। तो फिर जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो जिलों की संख्या फिर हो जाती है 45। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश में अपन देखते हैं कि जो जिलों का गठन किया जाने लगा, जब सरकार को ऐसा लगा कि हमको और भी जिलों का गठन करना है, तो और जिलों का गठन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का ही नाम हुआ जिला पुनर्गठन आयोग। तो मध्य प्रदेश में इस आयोग का गठन हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग। तो इस आयोग की जिम्मेदारी क्या थी? तो इस पर अपन देखते हैं सबसे पहले कि इसका गठन कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो इसका गठन 1982 में किया जाता है
और इसका अध्यक्ष BR दुबे थे। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था, तो ये समय आपको ध्यान रखना है, ये वर्ष याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसके अध्यक्ष BR दुबे थे। इन्हीं की सिफारिश पर हम देखते हैं कि 25 मई 1998 को 10 नए जिलों का और गठन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, पहले कितने जिले थे, 45 थे, अब इसने 10 जिलों का गठन करने की सिफारिश और कर दी। तो इसी की सिफारिश पर हम देखते हैं कि मई 1998 में 10 नए जिलों का गठन कर दिया जाता है। तो अब वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 55 हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें जो 10 जिले गठित किए गए थे, इसमें से 4 जिले अभी हमारे मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन से जिले हैं, पहला है बड़वानी जो खरगोन से अलग हुआ था, इसके बाद में कटनी ये जबलपुर से अलग हुआ था, फिर श्योपुर ये मुरैना से अलग करके बनाया गया, फिर इसके बाद डिंडोरी ये मंडला से अलग करके बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसने 10 जिले के सिफारिश की थी और यहाँ पर 4 जिले हम पढ़ रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि इसकी सिफारिश पर 10 जिले का गठन किया गया था, परंतु वे जो 6 जिले बनाए गए थे वे 6 जिले वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। वो 6 जिले कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए, और 4 जिले हमारे पास अभी वर्तमान में हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में 4 जिले हैं जिनका नाम मैंने अभी आपको ये बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि एक समिति गठित होती है, उस समिति का नाम होता है सिंहदेव समिति। ठीक है, इस सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 3 जून 1998 को 6 नए जिलों का और गठन कर लिया गया। ठीक है, तो फिर अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, 61 जिले हो गए और 12 संभाग हो गए थे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम देखते हैं कि इसने जो 6 जिलों को गठित करने की सिफारिश की थी और इसी की सिफारिश पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 6 और जिलों का गठन कर दिया। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि 3 जिले अभी हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में हैं। तो 3 जिले कहाँ गए फिर, तो वे 3 जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 जिले और 3 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हैं। तो ये 3 जिले कौन कौन से हैं, तो इसमें अपन देखते हैं, पहला हरदा होशंगाबाद से अलग करके इसको बनाया जाता है, फिर उमरिया ये शहडोल से अलग करके बनाया गया, फिर इसके बाद में नीमच ये मंदसौर से अलग करके बनाया गया था। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जो जिला पुनर्गठन आयोग था इसका अध्यक्ष कौन था, तो BR दुबे आपको बताना है। इनकी सिफारिश पर कितने जिलों का गठन किया गया था फ्रेंड, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 10 जिलों का गठन किया गया था। तो वे 10 जिलों में से वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो ये 4 जिले हैं और इनके नाम आपको याद रखना है। फिर पूछेगा कि सिंहदेव समिति गठन कब हुआ था और इसने कितने जिलों के गठन की सिफारिश की थी, तो 98 इसका गठन वर्ष है, और 1998 में 30 जून 1998 को इसकी सिफारिश पर 6 जिलों का गठन हुआ, जिसमें से 3 कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में, और 3 हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले और संभाग थे, तो वर्ष 2000 में हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिले थे और 12 संभाग थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन विधेयक, इसके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ। तो छत्तीसगढ़ हमसे जो अलग हुआ है तो उसका संविधान संशोधन नंबर कौन सा था, तो 84वां संविधान संशोधन 2000 इसका नाम था, इसमें ध्यान रखें। इसी के तहत 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया था और छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य बनाया जाता है, तो बताइए इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा था, तो इसके लिए 84वां संविधान संशोधन ये इसका नंबर था, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य बना है, तो ये 26वें नंबर का राज्य था छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उस समय इसमें कितने संभाग थे और कितने जिले उधर चले गए, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसमें 3 संभाग और 16 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के वे 16 जिले कौन कौन से हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से अलग हो गए, तो इसमें याद रखना है कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, इसके बाद में फिर कांकेर, बस्तर,
फिर इसके बाद में कवर्धा, दुर्ग, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव, ये 16 जिले कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे पीएससी कैसा भी पूछ सकता है, हमारा एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ तो उस समय कितने जिले और कितने संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए थे? तो 3 संभाग और 16 जिले आपको याद रखना है। फिर ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से जिले गए, तो इन जिलों के नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हमारे मध्य प्रदेश में फिर कितने जिले बचे और कितने संभाग बचे? तो जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ था तो फिर 2000 में हमारे मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 45 जिले बचे। ठीक है फ्रेंड्स। तो जिलों को गठित करने की प्रक्रिया अभी भी चालू थी। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने मांग के अनुसार जब जब हमारे मध्य प्रदेश के कुछ लोगों ने जिलों की मांग की है तो उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने समय समय पर जिलों का गठन किया है। तो कौन कौन से जिले किस समिति की सिफारिश पर गठित किए गए हैं, आइए हम अब शुरू कर देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बोध समिति। ठीक है। तो बोध समिति की सिफारिश पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले और बना दिए गए। ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3 और जिले बना दिए जाते हैं। तो पहले कितने थे? इससे पहले 45 थे, है ना, और 3 और बना दिए। तो 3 कौन कौन से जिले हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये बुरहानपुर किससे अलग हुआ था? खंडवा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए ये जो बुरहानपुर जिला था ये कब बनाया गया था? तो इसमें आपको इसका ईयर याद रखना होगा। कब? 15 अगस्त 2003 को। ये भी पूछ सकता है किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो बोध समिति की सिफारिश पर। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि किससे अलग हुआ था? तो आपको याद रखना है खंडवा से। फिर इसके बाद में अगला जिला आता है अशोकनगर। ये किससे अलग करके बनाया गया था? गुना से। फिर तीसरा जिला आता है अनूपपुर। ये किससे अलग करके बनाया गया था? शहडोल से। इसके बाद में फिर मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में 2 और नए जिलों का गठन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि पहले 45 थे और 3 ये हो गए। तो 45 और 3 कितने हो गए? तो 45 और 3 हो जाते हैं 48 जिले हो गए। फिर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 2 और नए जिले गठित कर दिए। कब? 2008 में। तो 2008 में कौन कौन से 2 नए जिले हैं वो आपको याद रखना है। इनकी डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया? अलीराजपुर। ये वही अलीराजपुर है जहां पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, जिसका नाम है भावरा। तो भावरा पहले था झाबुआ में, अब किस में आ गया है? अलीराजपुर में। और उसी भावरा का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? उसी का नाम परिवर्तित करके हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया है फ्रेंड्स। तो उसको याद रखना आप। फिर इसके बाद में अगला जाता है 16 अगस्त 2013 को। पहला जिला कब बना है? 27 मई 2008 को। ध्यान रखना, झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बना दिया गया। और जो दूसरा जिला बना, तो दूसरा जिला कौन सा है? तो 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली बना दिया जाता है। ठीक है। तो अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? अब जिलों की संख्या हो जाती है 50। 2 और जिले बना दिए जाते हैं तो अब हो गए जिले कितने? 50। तो उसमें ध्यान रखें आप। फिर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके आगर, बड़ौद, सुसनेर, नलखेड़ा इन तहसीलों को मिलाकर 51वां जिला कौन सा बना दिया? आगर मालवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आगर मालवा जिला है ये कब बनाया गया? तो इसकी डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। 16 अगस्त 2013 को। किससे अलग करके बनाया गया? तो शाजापुर से। ठीक है। इसमें कौन कौन सी तहसीलें आती हैं? तो इसमें आगर, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अब 51 जिले हो गए। फिर इसके बाद में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला गठित किया। उसका नाम है निवाड़ी। तो ये निवाड़ी किससे अलग करके बनाया जाता है? तो ये टीकमगढ़ से अलग करके यह जिला गठित किया जाता है। तो इस जिले में कौन कौन से तहसील है फ्रेंड्स? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ओरछा, इसके बाद में पृथ्वीपुर और निवाड़ी, ये 3 तहसीलों को मिलाकर 52वां जिला गठित किया गया। उसका नाम है निवाड़ी। किससे अलग करके बनाया गया था? टीकमगढ़ से। इसमें एक तहसील और प्रस्तावित है, उसका नाम है तरीचर कालन। यह भी तहसील हमारी सरकार बना सकती है। तो इसमें आपको ध्यान रखें। फिर इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हो गए? 52 जिले हो गए। इसके बाद में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 4 और जिलों की घोषणा की है। तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इसमें।
तो इस समय हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अब कितना है, तो 308,252 वर्ग किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और जो हमारे भारत का 9.38% है, मतलब हमारे भारत का जितना क्षेत्रफल है, पूरे भारत के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का योगदान है 9.38%। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग और जिले हैं, तो आपको याद रखना है 10 संभाग और 52 जिले वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 27 अगस्त 2008 को, ये डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किस डेट को होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदापुरम किया था। तो ये 27 अगस्त 2008 को हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है, नर्मदापुरम कर दिया फ्रेंड्स। तो इसको याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी मांग किसने की थी, तो इसकी मांग प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने की थी। अब यहाँ पर एक शब्द आया है प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर का अर्थ क्या है, तो प्रोटेम स्पीकर का अर्थ होता है कि जब विधायकों का चुनाव होता है, मतलब विधानसभा का चुनाव होता है और सारे विधायक चुनकर जब हमारी विधानसभा में पहुंचते हैं तो इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो इन सभी विधायकों को एक साथ में शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका काम सिर्फ शपथ दिलाना होता है, बाकी इसके बाद में इसका कोई काम नहीं होता। तो ऐसे प्रोटेम स्पीकर थे उस समय रामेश्वर शर्मा। तो इन्होंने इसकी मांग की थी कि होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर 14 जून 2008 को प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा बनाया जाता है, 10वां संभाग बनाया गया शहडोल। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मार्च 2020 में 4 नए जिलों की घोषणा की है। तो 4 नए जिले कौन कौन से हैं, तो पहला जिला बनेगा नागदा, दूसरा बनेगा चाचौड़ा और तीसरा बनेगा मैहर और चौथा बनेगा बागली। तो ये किससे किससे अलग होंगे ये भी आपको याद रखना है। तो 4 जिलों में जो नागदा जिला है ये उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा, और चाचौड़ा ये गुना से अलग करके बनाया जाएगा, मैहर ये सतना से अलग करके बनाया जाएगा, और बागली ये देवास से अलग करके बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से फिर हमारे मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी भविष्य में, 56। अभी कितने वर्तमान में 52 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।